और सबसे पहले बात माकन के मिशन मरुधरा की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी माकन पीसीसी पहुंच गए हैं। पीसीसी में माकन की बैठक शुरू हो गई है। सह प्रभारी तरुण कुमार भी उनके साथ हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ ये बैठक है। कल से 11 दिन कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम है। 11 दिन के कार्यक्रम की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी। आउटरीच कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है। संगठनात्मक नियुक्तियों पर भी चर्चा होगी। जिला अध्यक्षों के नामों पर भी मंथन चल रहा है। तो अजय माकन इस समय पीसीसी दफ्तर में बैठे हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर इस समय विचार और मंथन चल रहा है। 7 से 17 जुलाई तक केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जमीन पर कांग्रेस किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दिनेश, बैठक कहां तक पहुंची, किन मुद्दों पर डिस्कशन अब तक हो चुका है, क्या कुछ खबर पीसीसी से अपडेट? बिल्कुल आसिफ, देखिए बैठक अभी शुरू हुई है कुछ देर पहले ही, और जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ेगी कई सारे मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। सबसे पहला जो मुद्दा है वो यही कि 7 से 17 जुलाई तक जो अभियान चलाया जाना है कांग्रेस की ओर से, विशेष अभियान महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने के लिए, तो किस संगठन की किस तरह की भूमिका होगी, ये रणनीति आज इस बैठक में तैयार होगी। इसके साथ ही आउटरीच कैंपेन जो है वो कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी परिवार कोरोना से प्रभावित हुए हैं उन तक जो है पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तो उस अभियान की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश प्रभारी अजय माकन जो है वो ये बैठक ले रहे हैं। इसके साथ ही सह प्रभारी तरुण कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी साथ में बैठक में मौजूद हैं। लगभग सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। 4-5 पदाधिकारियों की अगर बात करें तो वो इस बैठक में नहीं पहुंच पाए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कुल 39 पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी में हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही अग्रिम संगठनों के जो अध्यक्ष हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। तो ये बैठक अभी शुरू हुई है और संभावना ये है कि तकरीबन 1 घंटे ये बैठक चलेगी। एक खास मुद्दा इस बैठक में ये कि संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। आने वाले दिनों में प्रदेश में संगठनात्मक नियुक्तियां होनी है। प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के पैनल जो है पिछले दिनों अजय माकन द्वारा सीधे मांगे गए थे, तो उन पैनल्स पे जो है इस बैठक में चर्चा होनी है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां हो सकती है। इसके साथ ही क्योंकि सियासी घमासान जिस तरीके से प्रदेश में चल रहा था, तो कुछ विरोध के सुर कुछ लोग जो है अपनी शिकायत इस बैठक में रख सकते हैं अजय माकन के सामने। खासतौर से पिछले दिनों जिस तरह की बयानबाजियां देखने को मिली थी प्रदेश में, चाहे वो बसपा से कांग्रेस में आए विधायक हो, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने कांग्रेस पर ये सवाल उठाए थे। तो इसे देखकर इस बैठक में नाराजगी देखने को मिल सकती है और कुछ लोग जो हैं इस बात को अजय माकन के सामने रख सकते हैं। अजय माकन का ये दौरा है आसिफ, ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब प्रदेश में सियासी खींचतान, सियासी उठापटक जो है जोरों पर है। और अजय माकन का जब दौरा हुआ है तो कई तरह के कयास, कई तरह की सुगबुगाहटें जो है वो लगाए जाने शुरू हो गई है। एक कयास ये लगाया जा रहा है कि प्रदेश में अब जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग उठ रही है प्रदेश में और कयास भी बारी बारी से लगाए जाते रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अजय माकन यहाँ से मीटिंग से फ्री होने के बाद में या देर शाम जो है वो सीएम अशोक गहलोत से जाकर मुलाकात कर सकते हैं और वहीं पर उनका डिनर भी हो सकता है। तो इस दौरान जो बातें होंगी वो जाहिर तौर पर प्रदेश में जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उससे लेकर चर्चा होगी। खासतौर से मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां, क्योंकि बड़े स्तर की जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो अभी होना बाकी है। और पिछले काफी समय से जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो मांग उठा रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां भी जल्द की जानी चाहिए। एक जो मुद्दा है उसमें ये कि ब्यूरोक्रेट्स की जो नियुक्तियां हो रही है उसे लेकर कई कार्यकर्ता जो है वो विरोध के सुर उठा रहे थे। तो कांग्रेस कार्यकर्ता ये बात भी माकन के सामने उठा सकते हैं। अजय माकन कल खुद जो है वो कांग्रेस पदाधिकारियों, नेताओं से मुलाकात करेंगे आज, क्योंकि रात्रि विश्राम अजय माकन का यहीं पर रहने वाला है, जयपुर में ही। तो कल सुबह कुछ नेताओं, पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। और बिल्कुल दिनेश, 2 बातें हैं इस मीटिंग के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक, 7 से 17 जुलाई तक किस तरीके से
केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरा जाए, और दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेकर आज बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, या फिर यूं कहा जाए कि बड़े चेहरे जो है वो आज रिसीव करने के लिए अजय माकन को एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तो क्या यह मुमकिन है दिनेश कि आज इसी बैठक के अंदर दोनों मुद्दों पर गौर कर लिया जाए, दोनों मुद्दों पर नतीजों पर पहुंचा जाए, या आज की जो मीटिंग है वो केवल और केवल 7 से 17 जुलाई के कार्यक्रमों पर ही फोकस रहेगी? आप बिल्कुल देखिए आसिफ, बताया तो यही जा रहा है कि ये जो मीटिंग है ये केवल 7 से 17 जुलाई तक जो अभियान चलने वाला है और इसके साथ ही आउटरीच कैंपेन पर चर्चा करने के लिए है, लेकिन इस बैठक में संगठनात्मक नियुक्तियों पर भी चर्चा होगी, ये लगभग तय है, क्योंकि हमारे सूत्रों से कुछ इस तरह के जो है जानकारी हमें मिली है कि संगठनात्मक नियुक्तियों का मुद्दा इस बैठक में उठेगा। खासतौर से पिछले दिनों जो पैनल मांगे गए थे, अधिकांश जिलों से पैनल पहुंच चुके हैं। 39 जिले प्रदेश कांग्रेस के अधीन आते हैं, जिनमें से तकरीबन 25 से ज़्यादा जिलों से पैनल दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब उन पर केवल अंतिम मुहर लगना बाकी है। जी दिनेश, आप बिल्कुल वहां पर नजर बनाए रखिए, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा पीसीसी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य कर्मचारियों के तबादलों से हटा बैन हट चुका है। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक ये बैन हटा है। एआरडी ने आदेश जारी कर दिए। तो अब राज्य कर्मचारियों के तबादलों से बैन हट चुका है। प्रेम मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम, लाखों कर्मचारी इस बैन के हटने का इंतजार कर रहे थे और उम्मीद थी कि वो इस बार अपना तबादला करवा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन सरकार के पास अभी तक रखी है तबादलों को लेकर। प्रेम जी बिल्कुल आसिफ जी, आपने सही कहा। दरअसल 8 महीने 13 दिन बाद प्रदेश की गहलोत सरकार ने तबादलों से यह प्रतिबंध हटाया है और अब सभी राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले हो सकेंगे। दरअसल जनप्रतिनिधियों की ये मांग थी और सरकार पर एक तरह के दबाव भी था कि तबादलों पर प्रतिबंध जो लगा है उसको हटाया जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी संबंधित मंत्रियों से इस तरह की लगातार मांग कर रहे थे। तो ये तमाम कारण है, इन्हीं के मद्देनजर राज्य सरकार ने 1 महीने के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया है। साथ में ये हिदायत भी दी है कि जो तबादले के लिए जो आवेदन करने होंगे वो ऑनलाइन करने होंगे, यानी कोरोना गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह पालना करनी होगी। ऑनलाइन जो आवेदन नहीं करेगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि 1 महीने की अवधि के दौरान कम से कम 1 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें 3rd ग्रेड शिक्षकों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि 3rd ग्रेड के शिक्षक है उनके भी तबादले हो सकेंगे। जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। टोंक में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। बरौनी थाने का कांस्टेबल ट्रैप हुआ है, मासिक बंदी वसूली में फंसा है। कांस्टेबल के साथ दलाल को भी गिरफ्तार किया गया। कांस्टेबल ने 13,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। तो एक कांस्टेबल मासिक बंदी लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी ने ट्रैप किया 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, और इसके साथ एक दलाल को भी गिरफ्तार किया। और अब बात गोचर भूमि पर गदर की, जो कि बीकानेर के गजनेर से आ रही है। यहां जमीन को लेकर जमकर बवाल हुआ। ग्रामीण और पुलिस आमने सामने हो गए। ये ग्रामीण बिजली के खंभे का विरोध कर रहे हैं और सीमा ज्ञान की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। राजस्व तहसीलदार हरि सिंह और सीओ महावीर प्रसाद मौके पर मौजूद रहे। तो गजनेर में गोचर भूमि को लेकर आज ये बवाल मचा। हालांकि मामले को समझाने बुझाने की कोशिश पुलिस और प्रशासन की तरफ से की गई, लेकिन ग्रामीण और पुलिस वाले आपस में उलझते हुए नजर आए।
और अब बात विरोध और विरोध की, जिसमें सबसे पहले बात जयपुर की, जहां जोबनेर में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का पिछले 7 दिनों से प्रदर्शन जारी है। जोबनेर के नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में भी 45% फीस में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने विश्वविद्यालय के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और राहगीरों से भीख मांगी। इससे पहले छात्रों ने कृषि मंत्री से भी अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की। हालांकि कृषि मंत्री ने छात्रों को राज्यपाल से मिलने को कहा था। अब स्टूडेंट्स ने फीस कम नहीं करने पर राजभवन के घेराव की चेतावनी दी है। और ये खबर अजमेर में बेरोजगारों के प्रदर्शन की। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले आज प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए बेरोजगारों ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी के विरोध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया और सचिव को ज्ञापन देकर मांगों पर 1 सप्ताह में निस्तारण का अल्टीमेटम दिया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की पिकअप लिस्ट अभी तक जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में काफी निराशा और हताशा बढ़ रही है। इसके अलावा भी कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के साथ ही RS परीक्षा 2021 की भर्ती भी जल्दी जारी करने की मांग की गई है। 24 तारीख को ही जब बीकानेर के दोबारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के 621 पदों के फॉर्म आ चुके थे, फिर भी अभी तक उसकी 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक सूची जारी नहीं है। तो इसमें बेरोजगारों में आक्रोश था। आज हमने प्रदर्शन किया और मांग की है और उन्होंने आश्वासन दिया जल्द से जल्द जारी होगा। यदि जल्द जारी नहीं होता है, हम 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, यदि 7 दिन में नहीं होता है तो हम वापस बड़ी संख्या में RPSC का घेराव करेंगे। अलवर जिले के बहरोड में SDM संतोष मीणा को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहरोड बार एसोसिएशन के तत्वावधान में आज वकीलों ने SDM संतोष मीणा के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 1 सप्ताह पहले SDM और एक वकील के बीच गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान SDM ने पुलिस बुला ली थी और वकील को पुलिस ने थाने में बिठा लिया। हालांकि दोनों पक्षों में मामला रफा दफा हो गया, लेकिन कल बहरोड विधायक और SDM के बीच हुई नोकझोंक के बाद वकील SDM के खिलाफ मामले को हवा देने में फिर से जुट गए। वकीलों का कहना है कि किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बार से संबंधित मामला है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा वो नहीं था। तो हमारे कहने से ही MLA साहब ने कहा उस समय नहीं छोड़ा और हम बार के लोग गए तब उन्होंने तुरंत उसको छोड़ दिया। हमने कमिटमेंट किया था। आज भी इस तरीके की बदसलूकियां कभी बर्दाश्त नहीं की गई, ना करेंगे कभी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और ब्रेक के बाद देखेंगे मंडी में तालाबंदी। आज दाल की स्टॉक लिमिट तय करने के विरोध में मंडी व्यापारियों ने 2 दिवसीय बंद का ऐलान किया है। आज प्रदेश की 247 मंडियां और करीब 609 दाल मिलें बंद रहेंगी। केंद्र सरकार के दाल की स्टॉक लिमिट तय करने के फैसले के खिलाफ व्यापारी लामबंद हो गए। बीकानेर के व्यापारियों ने भी 2 दिन के लिए कृषि मंडियों को बंद करने का फैसला किया है। इन व्यापारियों का आरोप है कि यह कानून काफी नुकसानदेह है और वो इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता सतवीर राठौड़ ने।
सीमा तय करने के बाद अब व्यापारियों का आक्रोश बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके बाद अब 2 दिन तक कृषि मंडी है वो बंद रहेगी और व्यापारियों का कहना है कि इससे लगातार जो नुकसान है वो होगा और उन्होंने अब मोर्चा सरकार के खिलाफ खोल दिया है। फिलहाल मैं मंडी में हूँ और यहाँ के जो हालात आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मंडी यहाँ पर खाली है, दुकानें यहाँ पर बंद है और पूरी तरीके से व्यापारी जो है उनका आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आदेश निकाले गए हैं उनका ये जो पूरी तरीके से विरोध है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आज उन्होंने 2 दिन के लिए जो कृषि मंडियां हैं वो बंद की है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो आगे आने वाले दिनों के अंदर अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। जब सरकार 3 कानून लेके आई उसके अंदर भी इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम को शिथिल कर दिया था और ये कहा था इसको लागू नहीं करेंगे। उसकी वजह सरकार की मंशा ये थी कि इसकी वजह से किसानों को उसकी फसल का पूरा पैसा नहीं मिलता है और किसानों की फसल के दाम दुगने कराने की मोदी सरकार कई बार वादा कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है और उसकी दिशा में कार्यकर्ता बता रही है। लेकिन जो अभी इन्होंने ये नियम लगाया है इसमें सरकार इसको ये चाह रही है कि सरकार व्यापारी को खत्म कर दे। व्यापारी पूरी तरीके से विरोध में है, क्या लगता है, क्योंकि अभी 2 दिन मंडियां बंद करी है, क्या आगे किस तरह का आंदोलन तेज होगा? अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन निश्चित रूप से बढ़ेगा। यह सिर्फ कुछ पसंदीदा कारपोरेट को फ़ायदा करने के लिए केंद्र सरकार की बनाई हुई नीति है। ये मैं नहीं, किसी भी व्यापारी से आप बात करो, किसी भी आम आदमी से बात करो, सबका ये कहना है। जो व्यापारी हैं वो एकजुटता के साथ में इस लड़ाई में आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इनकी मांग और जिस तरीके से ये जो चीज़ें सामने आ रही है उसको वापस नहीं लेती है सरकार, तो कहीं ना कहीं इनका जो आंदोलन है वो और तेज और उग्र हो सकता है। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। और अब बात हादसों के अमंगलवार की, जहां कोटपुतली में एक कंटेनर पुलिया से नीचे गिर गया, जिसके बाद कंटेनर में भीषण आग लग गई। वहीं कोटपुतली में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीकानेर में एक बोलेरो डिवाइडर से टकरा गई और दूसरी बोलेरो से जा भिड़ी, जबकि दौसा में एक ट्रेलर पीछे से कंटेनर में घुस गया। प्रदेश कोविड वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में जब टीकाकरण केंद्रों से लापरवाही की तस्वीरें आती हैं तो निराशा होती है, खास तौर पर जब तब टीका लगवाने आए लोगों की जान को मुश्किल में डाल दिया जाए। वैक्सीन सेंटर पर बड़ी लापरवाही, महिला को लगा दिए 2 टीके, फोन पर ध्यान, मुश्किल में जान। वैक्सीन सेंटर पर जान से खिलवाड़। मैं बोलती रह गई कि मेरे ही 2 लगा रहे, वो सबके 2 लगा रहे, इतनी देर में लगा के खड़ा 2 लग गया आप पे। सुना आपने इस महिला की जान के साथ कैसे वैक्सीन सेंटर पर खिलवाड़ हुआ। ये महिला गई तो थी कोरोना का एक टीका लगवाने, लेकिन वैक्सीन लगाने वालों की लापरवाही का आलम तो देखिए। फोन पर इतने मशगूल हो गए कि इस महिला को 30 से 40 सेकंड के अंदर 2 टीके लगा दिए। ठीक से सुनिए, आखिर वैक्सीन सेंटर पर हुआ क्या। 3 जुलाई कैंप में गई तो मेरा टिको करण में जया माए बड़ी नाम है, तो मेरे एक टिको एक नर्स पहले बैठी तो वह फोन पे बात करते करते एक लगा दियो, दूसरी बोले कि उड़ना जाए टेबल पर, तो मन के फिर मैं देखी कि 2 मिनट आराम करने के लिए खती होगी, तो मैं बैठ गई। मैं बैठते बस सुई निकाली जना, मैं बोलती रह गई कि मेरे ही 2 लगा रहे, वो सबके 2 लगा रहे, इतनी देर में लगा के खाया 2 लग गया आप पे। पीड़ित माया की माने तो दोनों वैक्सीनेटर्स फोन पर बातें करने में मशगूल थी। दूसरा टीका लगाते वक्त माया ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वैक्सीनेटर्स का ध्यान तो फोन पर था। फिर भला माया की बात पर ध्यान कैसे जाता। लेकिन इतनी बड़ी गलती के बाद भी माया ने वैक्सीनेटर्स को बख्श दिया। कहती हैं किसी की नौकरी ना जाए, लेकिन माया के परिजन परेशान हैं। पति का साफ साफ कहना है कि अगर माया को कुछ हुआ तो जिम्मेदार चिकित्सा विभाग होगा। कोई की नौकरी है तो जहाँ खतरा में नहीं होनी चाहिए, सब आपकी रोजी रोटी, पर बाको ध्यान ही कौन दिया। और चलो मेरा तो कुछ ही नहीं है, और कोई कुछ हो जाए जना के करे। अभी भी हम ध्यान रख रहे हैं, आगे कुछ भी हो गया तो इसका जिम्मेदार तो प्रशासन हो या वो स्टाफ हो,
लेकिन आगे के लिए ऐसे स्टाफ के लिए कार्रवाई होनी जरूरी है। फिलहाल माया देवी ठीक हैं। अभी तक कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया, लेकिन जिला कलेक्टर ने इस बाबत संज्ञान जरूर लिया और टीका लगाने वालों को पाबंद कर दिया। इस तरह का जो प्रकरण सामने आया है, सीएमएचओ को आदेशित किया गया है और बाकायदा उनके जो टीका लगाने वाले हैं उनको पाबंद किया गया है और उसका प्रचार प्रसार करेंगे कि एक बार में एक ही टीका लगाना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, वैक्सीन ही सबसे बड़ा बचाव है, लेकिन वैक्सीनेटर्स ही भरोसे को ऐसे तोड़ेंगे तो फिर लोग भला वैक्सीन कैसे लगवाएंगे। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं टॉप 10 वायरल। एक्ट्रेस